स्वागत के चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को बताएंगे दोस्तों, जहां पर थालापति विजय के साथ में क्यों किया था कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन, इस बात को लेकर सवाल खड़ा करने वालों को लगा है जोरदार तरीके का झटका दोस्तों, जहां पर एक और के अन्नामलई ने बीजेपी से अलग होकर भाजपा के कई सारे नेताओं को तोड़कर अलग पार्टी बना ली दोस्तों। जो दूसरी ओर बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा एनडीए गठबंधन का हिस्सा पार्टी जो मछुआरा समुदाय के बीच में जोरदार तरीके का प्रभाव रखती है दोस्तों, उस पार्टी ने एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय बोलते हुए गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 10 दिनों तक चलने वाले कांग्रेस पार्टी के एक और प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे राहुल गांधी किस तारीख को दोस्तों, और बताएंगे कौन से राज्य से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी का तोड़ ढूंढ लिया है विपक्ष ने दोस्तों। लगभग 101 दिन तक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकलने जा रही है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्टोरी यानी कहानी अब एक था भाजपा बन चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद थालापति विजय के साथ में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया, तो कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को धोखा क्यों दिया। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि थालापति विजय को कांग्रेस पार्टी मजबूत करना चाहती थी ताकि राज्य के अंदर एक नए नेता की सरकार बने और डीएमके पार्टी दूसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी बने, और जो एआईएडीएमके पार्टी जिसके कंधे पर सवार होकर बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उस एआईएडीएमके पार्टी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए दोस्तों। और उसी दिशा में उठाया गया कदम अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एकमात्र चेहरा जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के आंकड़े को 3% से बढ़ाकर 11% कर दिया था दोस्तों, ऐसे के अन्नामलई ने अपनी नई पार्टी बना ली है और भारतीय जनता पार्टी को कई सारी सभाओं में तमिल विरोधी बताने की भी इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं कि के अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग हो गए हैं दोस्तों, और बीजेपी के ज्यादातर नेता के अन्नामलई के साथ में जाकर तमिलनाडु की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि के अन्नामलई और बीजेपी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि के अन्नामलई बीजेपी से अलग हो गए दोस्तों, तो कम से कम नाम के लिए ये कहा जा सकता है कि के अन्नामलई ने बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थकों को छीन लिया, जिसके बाद तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की बची कुची उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो गई दोस्तों। बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन की एक बड़ी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस ने अपना भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता बना लिया है दोस्तों। एनडीए गठबंधन छोड़ते हुए तमिल मनीला कांग्रेस ने कहा कि वह एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर अब काम नहीं करेंगे, और एनडीए गठबंधन से ये पार्टी अलग हो गई है दोस्तों। तमिल मनीला कांग्रेस मछुआरा समुदाय की तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी पार्टी है दोस्तों, और मछुआरा समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी को जो मिलता है तमिलनाडु के अंदर, तो इसी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस की वजह से मिलता है दोस्तों। इसके नेता जी के वसान ने कहा कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है और एनडीए गठबंधन से इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और एनडीए में रहकर ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज भी दे दिया है दोस्तों, चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो लोग तमिलनाडु को जानते हैं, तमिलनाडु की राजनीति जानते हैं, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया थालापति विजय का समर्थन करके दोस्तों। थालापति विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थापित ताकत के तौर पर उभर आए हैं, और डीएमके तो पहले से ही उभरी हुई पार्टी थे, तो अब एआईएडीएमके धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के घुसने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और यही बड़ा कारण है कि या तो डीएमके जीतेगी या थालापति विजय की पार्टी टीवीके जीतेगी। दोनों मामलों में इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी सीटें यहां से मिलने जा रही है, तमिलनाडु से मिलने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बहुत अच्छा उपाय अपनाया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है दोस्तों। पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों की 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जाएगा। शिविर 21 जून को अभनपुर मंगल भवन से शुरू होगा दोस्तों, जहां पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और संगठन से जुड़े विभिन्न विषय पर दर्शन देंगे दोस्तों। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे दोस्तों, उनके क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक और संगठनात्मक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि प्रशिक्षण के बाद जिला इकाई को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकेगा। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर फोकस जिला इकाइयों को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने पर है
दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पार्टी के सृजन कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को अमूमन ओबीसी समाज का वोट मिलता है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को कमजोर करने के लिए, यानी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए गैर यादव ओबीसी समाज के वर्गों को साधने की कोशिश की दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग गैर यादव ओबीसी समाज की पार्टियां थी, चाहे वो निषाद समाज की पार्टी और दूसरा राजभर की पार्टी दोस्तों और तीसरा अपना दल एस यानी पटेल समाज की पार्टी, इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट करके अपना समर्थन बढ़ा लिया दोस्तों। और गैर यादव ओबीसी समाज के लोगों को बीजेपी ने अपने से जोड़कर 2017 का चुनाव जीता। इसी तरीके से भाजपा ने रणनीति बनाकर 2022 के चुनाव के अंदर भी गैर यादव ओबीसी समाज के लोगों को साथ में जोड़ लिया दोस्तों। और अब भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा और इस राजनीति का ऐसा लग रहा है दोस्तों की एक्सपायरी डेट आ चुका है और ये राजनीति पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी निषाद समाज के वोट प्राप्त करने के लिए संजय निषाद की पार्टी को प्रमोट करती है दोस्तों। लेकिन संजय निषाद के सामने बिहार के नेता विकासशील इंसान पार्टी के नेता मैदान में कूद आए हैं। पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित होटल सीपीएस कोस्टल क्लब सिविल लाइन में आयोजित उत्तर प्रदेश संवाद में रात्रि प्रवास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे पर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जागरूक करने और उनके अधिकारों के संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसी आंदोलन का परिणाम यह है कि आज निषाद समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में दिखाई देता है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 101 दिनों तक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालेंगे। यानी संजय निषाद की पार्टी जिन्होंने निषाद समाज का वोट लिया दोस्तों, वो निषाद समाज के आरक्षण की बातें करते भी नहीं है और निषाद समाज के आरक्षण की मांग को तूल देने के लिए और संजय निषाद और उनकी पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं मुकेश सहनी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मुकेश सहनी ये तय है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मुकेश सहनी को भी कुछ सीटें देकर चुनावी मैदान में उतारना चाहिए क्योंकि निषाद समाज के लोग एक नया विकल्प देख रहे हैं और विपक्ष की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी को आगे किया जा रहा है दोस्तों, जो अच्छी बात है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी बेंगलुरु के अंदर प्रदर्शन करती दिखाई दी दोस्तों। इस प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए। इसे पहले दिन में हैदराबाद के अंदर प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने भाषण दिया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। पिछले 9 दिनों में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक देश के 5 शहरों के अंदर विरोध जता चुके हैं दोस्तों। और 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। 11 जून को पुणे और 12 जून को लखनऊ के अंदर यात्रा हुई दोस्तों। 13 तारीख को अमृतसर और इसके बाद 14 तारीख यानी बीते दिन बेंगलुरु के अंदर मौजूद थे दोस्तों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। बड़ी बात यह है कि दीपके के साथ में सोनम वांगचुक भी खड़े हो गए हैं दोस्तों। और सोनम वांगचुक ने युवाओं से कहा है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। आम जनता का ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े। ऐसे में दोस्तों एक बात क्लियर है कि सोनम वांगचुक के आने के बाद से युवाओं के अंदर इस मामले को लेकर और ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से आरएसएस वाले अब पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है दोस्तों। संघ के प्रमुख ने संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले के उस विचार का खुलकर समर्थन किया है जिसमें पाकिस्तान के साथ में संवाद का रास्ता बंद नहीं करने की बात कही गई थी। तिरुवनंतपुरम के अंदर संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में मोहन भागवत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि संघ के संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने जो विचार स्पष्ट किया है वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ में, पाकिस्तान की सेना के साथ में हमको अपना बातचीत का रास्ता ओपन रखना चाहिए, खुलकर रखना चाहिए, बल्कि वही बात रिपीट कर रहे हैं दोस्तों जैसे पहले दत्तात्रेय बोल चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अब आरएसएस वाले पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान की आम जनता से बातचीत की वकालत करके कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के नेता ने दे दिया होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी के नेता को देशद्रोही और तमाम तरीके के और तमगे मिल गए होते। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर देश के अंदर आरएसएस और भाजपा वालों की देश की सुरक्षा से समझौता किए जाने का पूरा मामला है दोस्तों। जैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर आतंकवादी भेजे जाते हैं, उस पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं होना चाहिए। लेकिन आरएसएस वाले अब जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे पावर में रहना चाहते हैं, इससे पता चल रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो आम जनता से वोट मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के दोनों राष्ट्रवादी समर्थकों से पूरी तरीके से वंचित हो चुकी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताया। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
भारत के युवाओं के साथ अमेरिका के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार यानी 3 भारतीयों की मौत के मामले को लेकर राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे लोग वीडियो बनाकर दावा करते हैं कि उनके साथी की मौत हो जाती है अमेरिका के हमले में और इसके बाद वो मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति होता है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश को मान लेती है और हमारे नागरिक सड़ने के लिए यानी हमारे नागरिकों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस भारतीय को घर लाइए। अभी कुल मिलाकर दोस्तों सोचिए कि इतना ज्यादा देश में नहीं हो रहा जिससे ज्यादा विदेशों के अंदर इस तरीके का माहौल बना पड़ा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन की बात लगभग तय हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मैं नसीहत नहीं दे रहा और ना ही मैं इतना बड़ा नेता हूं कि उनको नसीहत दे सकता हूं। मैं हालात को बता रहा हूं, आप लोग हालात देखिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बंगाल ने किया, बंगाल में हुआ और उसके बाद जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ये तो सबको दिखाई देना चाहिए कि कैसे इंडिया गठबंधन की बड़ी बड़ी पार्टी को पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तोड़ दिया गया। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के लिए भी मैसेज दे रहे हैं इमरान मसूद और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, राहुल गांधी के साथ मिलकर चलिए, सबका भला होगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण दे दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि संजय राउत ने कि उद्धव ठाकरे के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, सारे सांसदों को बुलाया गया था, 9 के 9 सांसद इसमें मौजूद रहे। संजय राउत ने कहा कि नेता पार्टी के हमारे नेता ठाकरे के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों इसमें दावा किया गया है कि मीटिंग के अंदर अरविंद सावंत मौजूद थे, अनिल देसाई मौजूद थे, सांसद संजय दीना पाटिल मौजूद थे और राजबा वाजे मौजूद थे। तो कह सकते हैं दोस्तों ये कि कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी को लेकर जो भ्रम पैदा किया जाता है, जो दावा किया जाता है कि सांसद इधर से उधर चले जाएंगे, ये बात एकदम गलत है दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक क्लियर कट मैसेज गया है देश के अंदर कि हम सब लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर टिकट के लिए बीजेपी ब्राह्मण नेताओं का बहुजन समाज पार्टी में लाइन लगना शुरू हो गया है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की घोषणा को लेकर जल्द बड़ा ऐलान किया जाएगा दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अलग अलग समीकरण सेट करने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। ऐसे में टिकट के लिए नेता अपने अपने आंकड़े को सेट करने में लग गए हैं। सत्ता दल बीजेपी में टिकट के दावेदार नेताओं की काफी ज्यादा भीड़ है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नेता जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और इसमें से ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगा, तो ये लोग अब बहुजन समाज पार्टी में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा के कई पूर्व नेता अपनी घर वापसी कर सकते हैं दोस्तों, बसपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। और 12वीं विधानसभा क्षेत्रों वाले प्रयागराज के अंदर बीजेपी के थे और उसके सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के 1-1 और सपा के 4 विधायक हैं। बीजेपी 2017 में प्रदेश की सत्ता में आई थी दोस्तों। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के लोगों को बड़ा विकल्प दिया है कि अगर उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के अंदर प्रताड़ित किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए एक विकल्प है दोस्तों। और जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है समाज के बीच में। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया दोस्तों। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार की मौन शर्मनाक है और अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस तक जाहिर नहीं कर रहा है, माफी तक नहीं मांग रहा है। और माफी मांगना तो दूर की बात, ये तो उल्टा हम लोगों को धमकी दे रहा है। अमेरिका को सख्ती से ये बताना जरूरी है कि भारत एक संप्रभु यानी एक सोवरेन और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा को मजबूती से करना जानता है। लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने देशवासियों की सुरक्षा में पूरी तरीके से समझौता किया हुआ है, यानी देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सुनिश्चित नहीं कर सकते। और देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरी तरीके से अमेरिका को लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर दोस्तों कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है और इसका नेतृत्व पार्टी के नेता पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव ने इसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात की है दोस्तों। दरअसल राहुल गांधी पटना के दौरे पर आ रहे हैं और पटना में जब आएंगे तो छात्रों से संवाद करेंगे दोस्तों। ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन करने की जिम्मेदारी पप्पू यादव को दी गई है। पप्पू यादव पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर पप्पू यादव की बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी के अंदर होनी चाहिए, जो नेता कांग्रेस पार्टी के बिहार के अंदर नाराज हो जाएंगे और इस तरीके की बातें बोल रहे हैं उन सबको नाराज हो जाने देना चाहिए, क्योंकि जिन नेताओं के रहते हुए पार्टी को अपना विस्तार करने का मौका नहीं मिल रहा, पार्टी मजबूत नहीं हो रही, तो फिर पार्टी को कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ
उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की आम जनता और खासकर युवा आबादी को मैसेज देते हुए कहा कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता वो एआई नहीं समझ सकता और हिमालय का अध्ययन करने इन्हें वापस से इनके गांव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड को भेजेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ को वापस से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भेजने का दावा करते हुए अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी के बागी सांसदों को लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर लेंगे और बगावत को अंजाम दे देंगे और आगे कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो उन लोगों का पूरा भ्रम टूट रहा है क्योंकि पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा के स्पीकर के पास पहुंचे हैं दोस्तों। लोकसभा के स्पीकर के पास जाकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी से भागकर गए हैं वे लोग सफल ना हो पाए और इसीलिए पार्टी की तरफ से कहा गया कि असली तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वाली है और तृणमूल कांग्रेस ने तय किया है कि जितने भी लोगों ने बगावत की है इन सबको सस्पेंड किया जाए। स्पीकर से मांग करते हुए इन सबको कड़ी कार्रवाई के अंतर्गत लाने की मांग की गई है दोस्तों। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी वापस से पुरानी स्थिति में लौटेगी। इसके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास किया गया ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को पूरी तरीके से नष्ट करने का। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी के बिना पार्टी के लोग कैसे अपने हिसाब से तय कर लेंगे कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ये तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का अपमान है और इसीलिए दोस्तों कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखते हैं कानूनी कार्रवाई होगी क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचेगा क्योंकि पूरे मामले को लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ये मामला साफ तौर पर कानून के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से झंडा गाड़ा है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की पंजाब के जिला गुरदासपुर के अंदर एक नगर पालिका से जुड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। टोटल 3 नगर पालिका में से 2 कांग्रेस पार्टी ने जीता है जबकि 1 आम आदमी पार्टी को मिली है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि गुरदासपुर वही इलाका है जहां से सनी देओल हो या फिर विनोद खन्ना हो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सिख और हिंदू आबादी है जिसमें लगभग बराबर का हिसाब किताब है। ऐसे में बीजेपी का एकमात्र सीट जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत जाती है दोस्तों। पठानकोट और गुरदासपुर से जुड़ा हुआ ये इलाका, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 0 पर निपट गई है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है और 2 कांग्रेस पार्टी के नगर निकाय में मेयर बनने जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर पंजाब के अंदर सही से मेहनत करे और गुटबाजी ना हो तो कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता हर बार की तरह इस बार भी बदलाव करने के लिए तैयार है। लेकिन वोट किसको जाएगा ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टीएमसी के बागी गुट के सांसद केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करने के लिए पहुंचे दोस्तों। बैठक में सांसद सायोनी घोष के साथ साथ प्रसून बनर्जी और कई सारे लोग मौजूद थे दोस्तों और यहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे दोस्तों। दिल्ली पहुंचते ही सायोनी घोष ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, सही समय आने पर सब कुछ बताऊंगी। और इनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि ममता बनर्जी को छोड़कर आप कभी नहीं जाएंगी और आपने तो डंके की चोट पर प्रचार किया था, बीजेपी के खिलाफ निशाना साधा था और कई सारी बड़ी बातें की थी। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग इंतजार कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के कमजोर होने का दोस्तों और तुरंत पलटी मार ली गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है लेकिन इसे सबसे ज्यादा गलत तरीके से देखा गया, समझा गया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि बाहर से देखने पर संघ लोगों को अलग अलग तरह से दिखाई देता है। भागवत ने कहा कि कुछ लोग इसे अर्धसैनिक संगठन समझ लेते हैं जबकि भारतीय खेलों और पारंपरिक युद्ध कलाओं को बढ़ावा देना इसका एक बड़ा कारण है। यह एक बड़े जिम जैसा होता है। उन्होंने कहा कि संघ का बाहर से देखकर पूरी तरीके से संघ को नहीं समझा जा सकता। जिन लोगों को भी संघ को समझना है उनको संघ का हिस्सा बनना पड़ेगा, संघ के साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर उनको संघ की हकीकत समझ में आएगी। ऐसे में दोस्तों मोहन भागवत अपने संगठन आरएसएस की तारीफ करते नहीं थकते हैं दोस्तों। ये नहीं बताते कि उनके संगठन को 2 बार बैन किया गया था और कई बार तो बैन लगाने वाले देश के एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग थे दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने दोबारा मामले पर बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में की गई चोरी के बाद ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि अब राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। सनातन धर्म के लिए इसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या सनातन धर्म का अपमान बीजेपी की सरकार इसी तरीके से करती रहेगी? चढ़ावा वापस दो। और साफ तौर पर दोस्तों अन्याय यानी भगवान राम के साथ भी अन्याय करने वाला समाजवादी पार्टी के लोगों के निशाने पर है दोस्तों। इसी के साथ में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि अब राम मंदिर
ट्रस्ट में बचाव में वीएसपी विश्व हिंदू परिषद मैदान में कूदी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईटी की काफी खूबियां गिनवाई है दोस्तों, जो नृपेंद्र मिश्रा पहले ही गिनवा चुके हैं। सवाल यह है कि चंपा इतराय कहाँ है और अनिल मिश्रा क्या कर रहे हैं। जो सवालों के घेरे में है वे जवाब देने से क्यों डर रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के बाद इस मामले को लेकर दो अलग अलग खेमे बढ़ चुके हैं। एक तो चंपत राय उससे जुड़े हुए लोगों का है दोस्तों, जिसके ऊपर चंदा चोरी के आरोप लगे हैं, और दूसरा उन लोगों का है जो राम मंदिर को सुपरविजन करते हैं, और इसमें नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम है दोस्तों। जब सवाल पूछा गया तो नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि वो केवल ये देखते हैं कि विकास का काम किस तरीके से हो रहा है, बाकी इस तरीके से मामले में यानी आपसी विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर पटना स्टेशन पर बेरोजगार युवाओं ने भयंकर बवाल काटा दोस्तों। दरअसल मग निषेध विभाग की परीक्षा हो रही थी दोस्तों, ऐसे में रात में परीक्षा देने के लिए छात्रों का एक बड़ा हुजूम स्टेशन पर दिखाई दिया दोस्तों, जिसके बाद ट्रेन को आगे ले जाना काफी मुश्किल हो रहा था और बाद में काफी संघर्ष के बाद आगे बढ़ाया गया। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो भी वीडियो को शेयर